Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. अगली खबर में बात सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान के तहत देश के लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें लोकपाल ने कहा कि वो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार कर सकते हैं। और ब्यौरे में जाएं उसके पहले जानते हैं कि लोकपाल क्या है, ताकि पूरा मामला समझ में आ जाए। और उसके लिए देखिए ये वीडियो। साल 2011 का घटनाक्रम तो आपको ध्यान होगा ही। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले समाजसेवी अन्ना हजारे और उनके साथ अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी समेत तमाम नेता तत्कालीन यूपीए की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। इस मांग को समर्थन करता एक मसौदा भी उन्होंने सामने रखा था कानून का। इसको कहते हैं जन लोकपाल बिल। ये बिल कुछ एक सदी से यूरोप में प्रचलित ओम्बुड्समैन के सिद्धांत पर आधारित था। ओम्बुड्समैन उस पद को कहते हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के खिलाफ की गई शिकायत को मुक्त रूप से जांच कर सकता है, वो पद या वो संस्था। अब 2011 वाले प्रोटेस्ट में ये मांग उठी थी कि ओम्बुड्समैन की तर्ज पर भारत में लोकपाल की तैनाती की जाए। तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार प्रेशर में आई और साल 2011 में ही सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित किया। इन मंत्रियों का काम था कि वो लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करें। तमाम परीक्षण परिचर्चा के बाद लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक तैयार हुआ, जिसे साल 2013 में देश की संसद ने पास कर दिया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। इसके तहत केंद्र सरकार के खिलाफ की गई शिकायतों के लिए लोकपाल और राज्य सरकारों के खिलाफ की गई शिकायतों के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति तय हुई थी। इस कानून के तहत लोकपाल का जो स्वरूप बना उसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ऐसा तय हुआ था। ये तय हुआ कि लोकपाल के अध्यक्ष और कम से कम आधे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होने चाहिए। अन्य सदस्यों को भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सतर्कता, लोक प्रशासन, वित्त, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम से कम 25 साल का अनुभव होना चाहिए। इस कानून में ये भी तय किया गया कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आ सकता है। प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी, सरकारी मदद पाने वाले एनजीओ के निदेशक और अधिकारी और जनता से धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के निदेशक और अधिकारी। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो। यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत गठित किसी भी संस्था या अधिकार क्षेत्र को लोकपाल के दायरे में रखा गया, ऐसा माना जा सकता है। वहीं राज्य में ये लोकायुक्त के टर्म में रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन न्यायपालिका यानी अदालतों और जजों को इससे बाहर रखा गया था। अब मौजूदा समय में लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस A.M. खानविलकर हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जहां से वो साल 2022 में रिटायर हुए और साल 2024 में वो लोकपाल के चेयरमैन बने। अब ये तो लोकपाल की संरचना हो गई। अब आते हैं विवाद पर। 27 जनवरी 2025 इस दिन लोकपाल एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। शिकायत थी कि उक्त जज ने एक कंपनी के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रहे एक अन्य जज और एक अतिरिक्त जिला जज को कंपनी के पक्ष में प्रभावित करने का काम किया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि जब हाई कोर्ट जज वकालत किया करते थे, जज बनने से पहले जब वो वकील थे, तब वो बतौर वकील उसी कंपनी को सेवा दिया करते थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम लगाए गए।
अब सुनवाई के दौरान लोकपाल ने कहा कि हाई कोर्ट के जज संविधान के कानून द्वारा स्थापित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से हाई कोर्ट जज लोकपाल एक्ट के अधीन आते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ की गई शिकायत को सुना जा सकता है। ध्यान रहे कि केस के किसी भी कागज या आदेश में कंपनी, जज या अदालतों का नाम नहीं लिखा गया था लोकपाल के। अब तारीख आती 19 फरवरी की। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस. ओका की बेंच ने स्वतः संज्ञान के तहत 27 जनवरी वाले लोकपाल के आदेश की सुनवाई शुरू की और सुनवाई शुरू करते ही उन्होंने लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही बेंच ने लोकपाल के रजिस्ट्रार जनरल और शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी कर दी। साथ ही शिकायतकर्ता को आदेश जारी किया कि वो अपनी शिकायत के कंटेंट और हाईकोर्ट जज का नाम कहीं न ले। अब ये तो आदेश हो गए, फिर आई टिप्पणियां, आदेशों के साथ जो टिप्पणियां आती हैं जजों की। जस्टिस गवई ने कहा कि लोकपाल के तर्कों पर जो उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला है। वहीं देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस लोकपाल ने कानून का गलत मतलब निकाला है। किसी हाई कोर्ट जज को लोकपाल के दायरे में लाने का मकसद कभी था ही नहीं। हर एक जज खुद में हाई कोर्ट है। वहीं अदालत में मौजूद सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी लोकपाल के निर्णय पर सवाल उठाए और कहा कि ये खतरों से भरा निर्णय है। बेंच से मांग की कि इस पर रोक लगाए, जिसके बाद अदालत ने फैसले पर रोक लगाई और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर हुई 18 मार्च की। कोर्ट की कार्रवाई तो यहाँ तक की हो गई, लेकिन इस फैसले के बाद बहस शुरू हो गई कि एक धड़ा कहने लगा लोकपाल की शक्तियों पर बात हो तो दूसरा धड़ा कहने लगा जजों की कथित पर्दादारी पर भी बात होनी चाहिए, जुडिशरी की पर्दादारी पर। सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को जो इस पे और प्रकाश डाल रहे हैं। सवाल ये है कि लोकपाल के पास पावर है या नहीं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक नॉन निगोशिएबल चीज है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जज कोई अपराध करे तो वो बिल्कुल कानून के पंजे से बाहर है जब तक पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन नहीं लाती। अगर ये ऑर्डिनरी कोई क्राइम होता है और इन्वेस्टिगेशन होना है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस वीरास्वामी के केस में कि आपको वहां की चीफ जस्टिस से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब जजों के दूसरे जो कोई कारनामे हैं या अगर कुछ उनके कॉन्डक्ट के बारे में विषय में कुछ सवाल उठता है तो उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, और इम्पीचमेंट से पहले एक जजेस इंक्वायरी एक्ट करके है। जब इतने सारे प्रोटेक्शंस दूसरे लॉज में दिए गए हैं तो क्या लोकपाल एक्ट के तहत लोकपाल वो सारे प्रोटेक्शंस को नजरअंदाज करते हुए खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं, इस पर सवाल उठा है और सुप्रीम कोर्ट उसे एग्जामिन करेगी। बस पैक नहीं है। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हालांकि देश में जजों की शक्तियों और पारदर्शिता, इन दोनों टर्म्स को एक ही पलड़े में रखकर बहस करना नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जजों के समूह यानी कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति करना हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लाना हो, हमेशा जब भी ये बहसें उठी रही पास्ट में तब भी हमेशा पारदर्शिता की बहस होती रही। अब ये बहस लोकपाल के फैसले के बाद कितनी मौजूद और कितनी सही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक अगर कॉमन थ्रेड अगर देखें हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। जजों को किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई किसी दूसरे ऑर्गन को ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जज साहब आपके जो जजमेंट्स है हमें पसंद नहीं है, उसके कारण हम आपके ऊपर फलाना मुकदमा दायर कर सकते हैं, ये दायर कर सकते हैं, वैसा। तो इसके चलते हुए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाया गया है। अगर कुछ किसी जज को अपने ऑफिस से निकालना हो तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बनाया गया है। अब वो उतने सारे इंसुलेशन करने के बाद क्या आप वो इंसुलेशन को चीर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं,
इंक्वायरी नहीं कर सकता है बगैर अनुमति, पर क्या लोकपाल खुद कर सकता है? तो यहाँ सवाल यहाँ आता है।